आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की और उसके असर की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अगले 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदने की अपील की और अब सरकार ने सोना चांदी पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। इसका मतलब ये कि विदेश से आने वाला सोना अब महंगा हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ रेट आज से लागू है। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी आ गई है। प्रति 10 ग्राम सोना का भाव 1.55 लाख रुपए पार हो गया है। आज चांदी का भाव 3 लाख रुपए के पार हो गया है। यानी सोना खरीदना, चांदी खरीदना अब महंगा हो गया है और ये सब कुछ इस वजह से किया गया है ताकि सोने की बचत की जा सके। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। आप ऐसे समझिए कि देश का 99% सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है और जब सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो डॉलर में इसकी खरीदारी होती है। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो, इसके लिए तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। सरकार ने सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई, सबसे पहले आइए आपको यह बताते हैं। दरअसल भारत का गोल्ड इंपोर्ट 24% बढ़कर 71.98 अरब डॉलर हो गया है। कच्चे तेल के बाद देश के इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ी रकम है। चांदी का 150% बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गया है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अब सोने चांदी का भाव बढ़ने से लोग चिंता में आ गए हैं। देश के बड़े बड़े शहरों में सोने का भाव 1,50,000 से 1,55,000 के बीच है। देश में सोना चांदी के दाम बढ़ने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको यह भी सुनवाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए। करीबन 1 साल तक देश का पैसा देश में रहना चाहिए। हम मौजूद है मुंबई के घाटकोपर के यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में और सेजल ये ज्वेलरी शॉप है। आप देख पाएंगे कि अमूमन शॉप में शादी का सीज़न है तो भीड़ होती है, लेकिन भीड़ थोड़ा कम नज़र आ रही है और इक्का दुक्का ही जो है कस्टमर नज़र आ रहे हैं। कस्टमर से हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह नाम है और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में मैंने खरीद करने के लिए आया हूँ। क्या वजह है, मतलब क्यों? फंक्शन है इसलिए आया हूँ और जितना चाहिए उतना नहीं ले पा रहा हूँ। फंक्शन है थोड़ा कम ले रहा हूँ वैसे। अच्छा, ये ज़रूरी है क्या, मतलब खरीदना? ज़रूरी तो है, देखो समाज में व्यवहार करना ज़रूरी है। तो मतलब कितना कम खरीद रहे हैं आप? क्या पहले क्या प्लान था, अब क्या प्लान? देखो हमारा प्लानिंग वैसे देखो 7 से 8 तोले तक का है व्यवहार, कम करके 2 तोले 3 तोले पका आ गए वैसे। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये महंगाई है और सोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसलिए। और जो अपील भी की है उसको लेकर क्या? हाँ वो तो बराबर है वैसे। पीएम की अपील मानते वैसे। अच्छा, हाँ जी, वो भी किस्सा है क्या? हाँ। ठीक है। और भी लोग हैं। आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू सिंह राठौड़ है। क्या खरीदने आए आप? मैं सोना खरीदने आया हूँ। क्या काम है, क्यों खरीद रहे आप? शादी है घर में, इसलिए सोना खरीदना है। तो कितना खरीद रहे हैं, कितना ज़रूरी है? ये सोना तो ज़्यादा ही खरीदना है, पर भाव के हिसाब से भाव बहुत ज़्यादा है अभी, इसलिए कम खरीदना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ज़रूरी है शादी या फंक्शन में? हाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी कटौती कर ली? कटौती थोड़ी नहीं, काफ़ी कम कर दी है। काफ़ी कम। हाँ जी। ज्वेलर भी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्ड है अभी ज्वेलरी मार्केट में? जैसे पहले कि पूरा भरा हुआ रहता था सीजन में, तो अब बहुत इक्के दुक्के कस्टमर आ रहे हैं मार्केट, मतलब ये हिसाब से कम आ रहे हैं। और दूसरा मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसके लिए, देश के हित के लिए है वो, कि अपना पैसा विदेश में जैसे डॉलर में अपना पेमेंट बाहर जाता है गोल्ड परचेज के लिए, तो वो थोड़ा बचेगा अपना और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा उससे। पर मार्केट के लिए थोड़ा ये इफेक्ट है कि भी थोड़ा ठंडा रहेगा, लोग कम परचेज़ करेंगे। जो बुलियन में इन्वेस्टमेंट करते थे, ज्वेलरी लेते थे, तो वो कुछ देश के हित के लिए वो उसको थोड़ा कम करेंगे परचेज़। आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रमिला देव। अच्छा, आप सोना खरीदे कि? नहीं, अभी भाव पूछने के आई थी। 1-2 साल पहले बहुत सारे यहाँ से हम लेते हैं सब दागिने, तो अभी कुछ लेने का नहीं है मुझे, खाली रेट कैसा है क्या है पूछने के लिए आई थी मैं। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। तो
जो कहा जा रहा है कि 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो भाई देश का पैसा रहेगा, हाँ चलेगा वो, तो इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे। हाँ 1-2 साल इंतजार करेंगे, कम हो जाएगी तभी मिलेगी। अच्छा तो यहाँ पर आपने देखा कि अमूमन भीड़ रहती है दुकानों में, लेकिन भीड़ अब कम हो गई है और जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर में शादी है या कुछ फंक्शन है और सोना ज़रूरी है, वही लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बुलियन में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते थे खरीदारी के लिए, वो उनका आना कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो अपील है उसको लेकर लोगों में सकारात्मक एक रुख भी है। और लेकिन घर में कोई प्रोग्राम है तो ज़रूरी है कि सोना खरीदना चाहिए, तो उस हिसाब से लोग आ भी रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने 2 बार देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। इसकी वजह आपको बताऊं तो भारत में सोने की खपत 700 से 800 टन सालाना है। 90% इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि बाहरी देशों से मंगाया जाता है, जिसकी कीमत 72 अरब डॉलर है। और भारत में अगर 30 से 40% सोने की खपत कम होती है तो 20 से 25 बिलियन डॉलर बचेंगे। 50% खपत कम होने पर 36 बिलियन डॉलर की बचत भी हो जाएगी। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली है जो चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में गोल्ड खरीदने के लिए आए थे। क्या नाम है मैम आपका? हरदीप कौर। कहाँ से हैं आप? मुल्लापुर। मुल्लापुर से आप ये गोल्ड खरीदने के लिए आए थे आप, तो क्या खरीदा आपने और क्या वजह थी कि आपको गोल्ड खरीदना पड़ा इसमें? लेने आए थे कोई सेट वगैरह। यही जो रेट अभी हाई जा रहे हैं, इसी की वजह से अगर और ना हाई हो जाए तो ले लें। इन्वेस्टमेंट के तौर पे? यस, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। यही है कि आगे आगे और महंगा हो रहा है तो इन्वेस्ट करके रख लें थोड़ा ऐसे। हाँ जी। आप भाई साहब कहाँ से हैं? मैं मुल्लापुर से हूँ। हाँ जी हाँ जी। नाम है आपका? जसप्रीत। जसप्रीत जी, गोल्ड खरीदने के लिए आए आप अपनी पत्नी के साथ, इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे आए हैं आप। क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट था या कोई फैमिली फंक्शन भी था? वहाँ फंक्शन भी था, पर जब हमने यहाँ पर रेट पता किया तो थोड़ा बहुत अब लेने की संभावना हमारी कमी है। इन फ्यूचर तो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये गोल्ड। हाँ जी हाँ जी। अभी तो देखना, अब देखते हूँ नवा रेट क्या आएगा। अब अभी क्या रेट बताया इन्होंने? 147 से 22 कैरेट का। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तो फ्यूचर में 2 लाख से ही पार हो सकता है। तो आप इसलिए सोचे थे कि इन्वेस्टमेंट किया जाए? हाँ जी हाँ जी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अब। हाँ जी हाँ जी। नरेंद्र। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से आए। हाँ जी। तो गोल्ड के लिए आए थे यहाँ पे? हाँ जी, गोल्ड के लिए आए थे। तो खरीदना है गोल्ड और क्या? नहीं, हमने तो अपनी किट्टी डाल रखी थी, वो कंप्लीट हुई थी, इसलिए खरीद रहे थे हम। वैसे तो गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी तो बस खरीदने का कोई मन नहीं है, क्योंकि जो एक सर्विस मैन होता है उसके पास तो इतनी मतलब एक्स्ट्रा इनकम होती नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ जी, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। तो किट्टी नहीं, अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी वापस आ गए हैं ऐसे ही हम। बस ऐसे मार्केट घूमेंगे, थोड़ी देर तक देखते हैं, मन बनाते हैं। राजविंदर कौर, चंडीगढ़ से। हाँ जी। तो ये गोल्ड खरीदने के लिए आए थे? हमारी केटी थी वहाँ, तो हम केटी लेने आए थे, बट इतना महंगा कुछ ला नहीं पाई। नहीं। लेकिन क्या सोचा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे? बस वैसे ही डाल दी सी, इन्वेस्टमेंट के तो नहीं, वैसे ही आए सी पहले गोल्ड खरीदने, तब उसने उस टाइम डाल दी थी। तो अभी कुछ क्या रेट चल रहा है कुछ पता? 1,47,000, 47,900। हाँ जी। तो लगता है सस्ता होगा क्या? हाँ जता नहीं, अज इनक्रीज होया, कल तो 1,41,000 से अज इनक्रीज होया। हाँ जी। अब अलग अलग शहर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग हैं जो सोना खरीदने जा रहे हैं, लेकिन सोने की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से उनके हाथ में निराशा लग रही है। ऐसी ही तस्वीर नागपुर से भी सामने आई है, जहां ज्वेलरी खरीदने पहुंचे कस्टमर का क्या कहना है, सुनिए जरा। ग्राहकों का क्या कहना है, सोना खरीदना कितना ज़रूरी है, क्यों खरीद रहे हैं सोना, क्या लग रहा है, सोना खरीदना ज़रूरी है? सोना अगर आप अपने शौक के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर फैशन के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, बट अगर आपके यहाँ कुछ फंक्शन है, सपोज़ आपके यहाँ शादी है, वो तो ट्रेडिशन होता है कि आपको अपने इन लॉज यानी कि डॉटर इन लॉ के लिए कुछ लेना होता है या फिर किसी को रिलेटिव्स को देना होता है, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत लेना होगा। प्राइस कितने भी कहीं भी जाए वो लेना ही पड़ेगा।
उसके लिए फिर प्राइस एक्चुअली ज़्यादा मैटर नहीं करता है, राइट। एक्चुअली मतलब फैमिली फंक्शंस है, रिचुअल्स है, उसके लिए तो मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि वो इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली फैमिली ऑब्लिगेशंस होता है, राइट। तो उसके लिए हमको देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो खरीदना ही पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो 1.5 लाख पे जाए या 2 लाख पे जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली कि बहुत ज़्यादा ही है, बट एक्चुअली वॉट एवर रिक्वायर्ड, राइट। मतलब फंक्शन और कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से जितना भी रहेगा उतना तो देना ही पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ लोग इसके अलावा भी सोना खरीदते हैं? हाँ, कुछ लोगों को होता है, राइट, शौक, जैसे कॉइन्स हो गया या फिर एक्चुअली मतलब शौक होता है, राइट। किसी किसी को स्टोर करके रखे या फिर और डिफरेंट हैबिट्स है एक्चुअली, तो उसके लिए एक्चुअली रखते हैं लोग, बट हमारा वैसा नहीं है। मतलब हमने तो जस्ट एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ, राइट, एक्चुअली फैमिली और इन्वेस्टमेंट और अदर चीज़ों के लिए ये किया हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ धार्मिक रीति रिवाज रहते हैं, उसके लिए खरीदना आवश्यक रहता है, तो क्या लोग इसके अलावा भी खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं, जैसे शौक के लिए होता है ना, स्पेशली लेडीज़ को बहुत ये रहता है, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से। बट जो ज़रूरी है वो करके आप छोड़ दीजिए, नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, ऐसा है। अभी की सिचुएशन से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अभी की सिचुएशन से नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं लेना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग ले रहे थे या शौक के लिए जो ले रहे थे, वो चीज़ें अभी नहीं लेना चाहिए। आप भी आए हैं, तो क्या लग रहा है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है कि क्यों खरीद रहे हैं? नहीं, अभी जैसे बताया, राइट, मेरी वाइफ ने कि वो मतलब फैमिली शादीज़ है और है ना अदर एस्पेक्ट्स है, तो उसके लिए तो खरीद रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कुछ एज सच नहीं है, बट एज एन वेज रिक्वायर्ड तो ले लेते हैं हम, ऐसा है। तो देखिए, अब लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की बातें हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सोना खरीदना नहीं चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये बात की है, लेकिन अगर घर में कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो सोना खरीदना मजबूरी हो जाता है और ऐसे बढ़े हुए दाम में सोना खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सोना ना खरीदना या सोने को लेकर प्रधानमंत्री की अपील के पीछे का मतलब क्या है, वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि 99% सोना जिसकी भारत में खपत होती है वो बाहर से आयात किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें डॉलर खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सोने चांदी की खरीद को लेकर ही अपील नहीं की, बल्कि उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने की भी अपील की और अब इसका शहर असर भी दिखने लगा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले देश के लोगों से बचत के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की बात की थी और अब पीएम मोदी ने खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोदी के आदेश के बाद उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या में करीब 50% तक की कटौती की जा रही है। मोदी ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर भी जोर दिया है, लेकिन इसके लिए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद नहीं होगी। मोदी ने हैदराबाद की रैली में लोगों से खर्चे में कमी की अपील की थी। इसके बाद उनके वडोदरा और गुवाहाटी दौरे में इसका असर भी दिखने लगा। इन दोनों जगहों पर मोदी के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम थी। प्रधानमंत्री के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर राजस्थान तक सभी मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या काफी कम कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो काफी लंबा चौड़ा हुआ करता था, वो भी चंद गाड़ियों में सिमट गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर अमल किया है, तो मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी छोटा हो गया। आज शाह के काफिले में आधे से भी कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमित शाह आज अपने आवास से निकले। आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अमूमन लंबा चौड़ा हुआ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में कटौती की है और चंद गाड़ियों में उनका ये काफिला सिमट गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में भी असर दिखने लगा। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी गाड़ियों के काफिले में काफी कटौती कर दी है। शुवेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम करते हुए अपनी गाड़ियों में कटौती कर दी है, अपने काफिले की गाड़ियों में कटौती कर दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भी अपनी गाड़ियों में कटौती की है, अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या जो है शुवेंदु अधिकारी ने कम कर दी। अब देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बचत की जाए, लेकिन दूसरी तरफ मोदी के इस बचत मंत्र पर सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा है।
तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता कि क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। और अब बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत की, जिसमें कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात में करीब 3 बजे प्रतीक ने एक हेल्पर से पैर में तेल मलवाया था। बाद में ज्यादा तबियत खराब होने पर डॉक्टर को बुलाया गया था, फिर उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक तब तक प्रतीक की मौत हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके नाखून नीले पड़े थे, जिसके बाद सस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ा और प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम में भी जो शुरुआती जानकारी आ रही है, जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं, वो ये कि कोई भी संदिग्ध मामला नहीं मिला है, कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला है। ऐसे में विसरा को भी सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे विस्तार से जांच की जा सके। प्रतीक की मौत किन हालातों में हुई, कैसे हुई, ये अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। असम से लखनऊ फ्लाइट से लौट रही हैं अपर्णा। इससे पहले डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर अपर्णा यादव के घर पहुंचे हैं। प्रतीक का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो अपर्णा यादव असम में थी, उनसे संपर्क हुआ और अपर्णा यादव को सूचना दी गई। असम से वो लखनऊ के लिए निकली हैं और दोपहर 2 बजे तक अपर्णा यादव लखनऊ पहुंचेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव का जो फोन है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब फोन के जरिए भी प्रतीक यादव के बारे में तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार प्रतीक यादव के साथ एकाएक ऐसा क्या हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रतीक यादव की मौत के बाद प्रतीक के दोस्त सुमित ने बड़ा दावा किया है। सुमित ने कहा कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। बता दें कि सुमित प्रतीक के साथ जिम करते थे। सुमित का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लोग कह रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से बीमार थे, लेकिन प्रतीक के जो दोस्त हैं सुमित, उनका कहना है कि प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केशवानी, उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करते हैं। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केशवानी, उनका बेस्ट।
अब प्रतीक के दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि कई जानकारी हैं जो उनके स्वास्थ्य के बारे में सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच प्रतीक का ये आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट आपको मैं दिखा रही हूं जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और बहुत फिट भी नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रतीक यादव एडवेंचरस व्यक्ति थे, राजनीति में उनकी कोई रुचि थी नहीं। ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ाई की थी और जिम का उनको काफी शौक था, फिटनेस बने रखने का उनको काफी शौक था। ऐसे में प्रतीक की एकाएक मौत कैसे हो गई, प्रतीक के साथ कल रात क्या हुआ, इस पर फिलहाल जांच की सुई घूम रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि प्रतीक की मौत किन हालातों में हुई है। रुचि मेरी सहयोगी प्रतीक के घर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। रुचि, आप तो घर के बाहर हैं, अभी कौन कौन पहुंचा है? क्या कोई परिवार का सदस्य पहुंचा है प्रतीक के घर पर या अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही जमावड़ा देखने को मिल रहा है? कि सुबह जो अपर्णा की माँ है और जो अपर्णा के भाई हैं अमन, उनकी पत्नी है, वो यहाँ पर आई थी घर पे और वो भी यहाँ से निकल गई हैं। इस समय जो कार्यकर्ता हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, वो आ रहे हैं, कुछ जानने वाले धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन घर में मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा के बच्चे अंदर हैं घर के, और जो अपर्णा के घर वाले हैं उनसे हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि रात में दरअसल प्रतीक अपने कमरे में थे और उन्होंने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, वो ग्लास उनके हाथ से छूट गया। वो आवाज़ सुनकर जो अटेंडेंट वहाँ पे घर पे थे वो आए तो देखा कि प्रतीक यादव की कुछ तबीयत खराब हो रही है। प्रतीक यादव ने अपने अटेंडेंट से कहा कि पैर में तेल लगा दे, पैर में तेल लगाया गया। उसके बाद भी तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो जो अपर्णा के भाई हैं अमन, उनको बुलाया गया और डॉक्टर को भी बुलाया गया। उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तब सिविल अस्पताल ले जाया गया। घर वाले ये भी कह रहे हैं कि पिछले कई साल से, खासतौर से जब जो प्रतीक थे, पहले उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, फिर मुलायम सिंह यादव का भी देहांत हो गया था, उससे वो कुछ परेशान रहते थे और बीच बीच में उनका कुछ इलाज भी चलता था, अस्पताल जाते थे, फिर घर आ जाते थे जी। तो कुछ तकलीफ में, उस तरह की तकलीफ में थे, ये घर वालों का कहना है। प्राची, बिल्कुल, क्या बीमारी थी उनको, क्या वाकई डिप्रेशन से जूझ रहे थे या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये तमाम बातें हैं जिन पर जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? मोदी ने युद्ध अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का नया फेज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री ने 2 बार देश के नाम 7 अपील जारी की थी और मोदी की अपील के बाद यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अर्जेंट मीटिंग शुरू कर दी है। ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम पर चर्चा होने लगी है। डीजल और पेट्रोल के कम इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा होने लगी है और अगर कल युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए मोदी की तैयारी कितनी तगड़ी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का संकट, कोरोना काल, कोविड काल, कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी 48 घंटों से बार बार कोरोना की याद क्यों दिला रहे हैं? आगे क्या करने वाले हैं? क्या 2026 की दुनिया वापस घूम के 2019 में पहुंचने वाली है? क्या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? 7 साल पहले वायरस वाला लॉकडाउन था जो छूने से फैल रहा था। इस टाइम युद्ध वाला वायरस है। 2026 में असली युद्ध है, असली गोली है, असली बम, असली गोला, असली बारूद है। 7 साल पहले दुनिया कोरोना की वजह से तबाह हुई थी और 7 साल बाद 2026 में दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के चक्कर में तबाह होने की कगार पर खड़ी है। मोदी इसीलिए बार बार कोरोना काल की याद दिला रहे हैं, युद्ध से पैदा होने वाले खतरे से देश को आगाह कर रहे हैं। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। हमें एकजुट होना होगा ताकि ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे।
नरेंद्र मोदी पिछले 48 घंटों से जिस संकट का जिक्र कर रहे हैं, जिन शब्दों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सारे शब्द यानी आर्थिक संकट, शेयर बाजार, विदेश यात्रा, विदेशी मुद्रा, वर्क फ्रॉम होम, गोल्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पश्चिम एशिया, हिंदुस्तान में कई घंटों से लगातार टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मोदी इस खतरे को भांप चुके हैं, इसलिए समय रहते ही देश को आगाह कर रहे हैं। और मोदी को ऐसा क्यों करना पड़ा है, ये दुनिया के नक्शे से समझिए, क्योंकि वेस्ट एशिया के वॉर की वजह से कई देशों पर आर्थिक खतरा मंडराने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल उत्पादन गिरा है और सप्लाई डिसरप्शन से कच्चा तेल 100 से $120 प्लस प्रति बैरल पहुंच गया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो देश हैं जो तेल के आयात पर निर्भर हैं। थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में छप्पर फाड़ महंगाई का खतरा है। इन सभी देशों का करंट अकाउंट घाटा बिगड़ना भी तय है। दक्षिण कोरिया और जापान पर महंगाई के साथ साथ ऊर्जा संकट का खतरा है। इन दोनों देशों में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ने का खतरा है। चीन जैसे देशों का ग्रोथ 5% से घटकर 4.6% के आसपास रहने का खतरा है। इसके अलावा चीन में तेल और फर्टिलाइजर महंगे हो सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ना तय है, महंगाई होगी और ग्रोथ धीमी रहेगी। गल्फ देशों जैसे ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी, इन सभी जगह उत्पादन बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जीडीपी में भारी गिरावट आएगी, फूड और पानी का संकट पैदा होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, कर्ज का बोझ बढ़ेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पैनिक जैसे हालात नहीं है, क्योंकि मोदी की नीतियों ने भारत को बड़े नुकसान से बचा रखा है। भारत के पास इस वक्त भी 60 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है, 60 दिनों की एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी भंडार भी उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की फिलहाल कोई कमी नहीं है। Uncertainty surrounding the supply disruptions on account of the closure of the Strait of Hormuz, a process that started on 28 February. We are now into 75th day of that. Let me tell you categorically, we have no supply side problems. Today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. Today, I can tell you that this situation in the last 4 years, there has been no increase in prices. Today we are in a situation, we don't know how long the blockades or counter blockades in the Strait of Hormuz will continue, but I can tell you categorically that today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future, that if this were to continue, we also have to look at what we can do in terms of lifestyle changes. We can overcome any international global challenge with great resilience. The world is going through a challenging time. The war in West Asia has certainly disrupted global trade and global investment flows. And in these trying times, India has a great opportunity to outshine others. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, I have no doubt in my mind, 1.4 billion Indians, 140 crore भारतवासी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। वी विल ऑल रैली बिहाइंड हिम टू स्ट्रेंथन द इंडियन फ्यूचर। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये भी पता है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है, वो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने तो ईरान के साथ हुए सीज फायर पर यह तक कह दिया है कि वो अब वेंटिलेटर पर है। इससे साफ है कि मोदी भांप चुके हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश के नाम 7 संदेश जारी किए हैं। इस वक्त दुनिया में जैसे हालात हैं वैसे हालात भारत में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन सावधानी बरतना और मुश्किल वक्त के लिए रेडी रहना, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। रही बात दुनिया की, तो ऊर्जा बचाने और महंगाई से निपटने के लिए कौन सा देश क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए। थाईलैंड में एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करने को कह दिया गया है। सूट की जगह शॉर्ट स्लीव्स पहनने के लिए कह दिया गया है ताकि एसी कम चले। घर से काम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स हो रही हैं। कार पूलिंग की जा रही है। अनावश्यक यात्रा कम कर दी गई है। कुकिंग गैस की कीमत फ्रीज कर दी गई है। फिलीपींस ने सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर रखा है। ऊर्जा इमरजेंसी घोषित कर दी है। एसी और अनावश्यक यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। म्यांमार में ऑड इवन सिस्टम लागू हो रखा है। श्रीलंका में 20 सप्ताह में छुट्टी का ऐलान हो चुका है। क्यूआर कोड से फ्यूल राशनिंग यानी हर हफ्ते सीमित लीटर तेल दिया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और गैर जरूरी दफ्तर या तो बंद हैं या फिर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जापान और यूरोप ने स्ट्रेटेजिक तेल स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम, अनावश्यक यात्रा कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिस्र में दुकानें, रेस्टोरेंट रात 9 बजे बंद, स्ट्रीट लाइट्स कम कर दी गई हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2026 एनर्जी क्राइसिस पॉलिसी रिस्पांस ट्रैकर रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से 82 देशों और देशों के समूहों ने ऊर्जा बचाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। इनमें तेल की खपत कम करना, गाड़ियों की स्पीड लिमिट लगाना, ईंधन राशनिंग करना और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसे उपाय शामिल हैं। 14 देशों ने वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया है। 8 देशों ने एयर कंडीशनर का तापमान तय कर दिया है जो 26 डिग्री के ऊपर नहीं चलेगा। 6 देशों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी या तो बंद कर दिए हैं या उनके खुलने का समय कम कर दिया है। यानी जो स्टेप्स दुनिया के बाकी देश उठा रहे हैं, भारत ने अभी वो स्टेप्स नहीं उठाए। मोदी ने देशवासियों को अभी सिर्फ सलाह दी है, सिर्फ गुजारिश की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। भारत ने अब तक ऊर्जा संकट को दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से संभाला है, लेकिन आगे लंबा खेल है। अगर युद्ध चला तो महंगाई बढ़ेगी, घाटा बढ़ेगा और ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार अभी से सावधानी से कदम उठा रही है। आम आदमी को बचाते हुए अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। इसके लिए आगे का प्लान बना रही है। मोदी ने जो 7 मंत्र दिए हैं वो इसी प्लान का हिस्सा हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश उनके साथ चल पड़ा है। रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों ने पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दिया है, कार पुलिंग शुरू हो गई है और पूरी तरह से सोने की दुकान पर भी भीड़ खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देश उसके साथ चलता है, क्यों प्रधानमंत्री एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि देश के अभिभावक, गार्जियन, देश के नेता हैं। वो जो आवाज देते हैं उस आवाज के साथ देश चलने लगता है। प्रधानमंत्री जी की अपील ये देश हित में अपील है। हम सभी को प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूं कि एक दिन में सारा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया तब भी बदलाव हो सकता है। हम लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस क्या बदलाव कर सकता है, शासन के रूप में महाराष्ट्र शासन क्या बदलाव कर सकता है और जनता को हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, ये पूरा प्रयास हम महाराष्ट्र में करेंगे। ये वैश्विक संकट कोई नरेंद्र मोदी जी के कारण थोड़ी ना आया है। ये वैश्विक संकट वहां आया है, पूरी दुनिया उस संकट के कारण चुनौती का सामना कर रही है, तो भारत भी कर रहा है। और हमारे भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य है। मोदी जी ने जो अपील की है देशवासियों से, देश उस दिशा में चल रहा है। हम उत्तराखंड में भी
अपनी एडवाइजरी बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम ईंधन बचाने के लिए, उर्वरक बचाने के लिए जो हमारे अन्य विकल्प हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवासी, चूंकि मोदी जी के अपील का ही असर था कि कोरोना महामारी में लोगों ने उसको माना और हमारा देश उस वैश्विक संकट से उभरा, तो ऐसे समय में भी पूरा देश एक होकर जो है इस संकट को भी, इस चुनौती को भी पार करेगा। अमेरिका जो खुद जिसकी तेल उत्पादन की क्षमता बहुत ही बड़ी है, वहां भी वहां के उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों पर भुगतान करना पड़ रहा है। और यूरोपीय यूनियन से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों, और चाहे वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल हो, जिस तरह की पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि दर्ज हुई है और जो मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, भारत सरकार, या यूं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी नेतृत्व में देश ने आम लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करने की स्थिति उत्पन्न होने दी। अगर हम नियंत्रित तरीके से और संयम के साथ सोने की खरीदारी का सवाल हो, विदेश यात्राओं का सवाल हो, जो पेट्रोलियम पदार्थों का फिजूल खर्ची है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां फॉरेक्स का बड़ा हिस्सा आयात में जाता है, तो ये जरूर कौन क्या कहता है उसे महत्वपूर्ण है कि हमारी विवेकशील जो जनता है उसे धैर्य के साथ इस मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए। यानी एक ऐसा वक्त जब मोदी देश को भविष्य के संकट से सावधान कर रहे हैं, उस वक्त मोदी विरोधी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं। मोदी नाकाम हो गए हैं। मोदी ने देश का बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे नैरेटिव बना रहा है। राहुल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, सुप्रिया सुले हो या फिर इंडिया अलायंस से जुड़ा कोई और नेता, हर कोई इस ग्लोबल क्राइसिस के बीच मोदी को घेरने वाली स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। मोदी की अपील को एक दूसरा नैरेटिव देकर देश के लोगों के बीच परोस रहा है। दरअसल इस इकोसिस्टम का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है कि किसी तरह ग्लोबल क्राइसिस के बीच मोदी की कोशिशों को नाकाम कर दो। देश के लोगों की नजरों में मोदी को बदनाम कर दो। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे? प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, खुशी होती है, लेकिन ये चिंता फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जानी चाहिए थी। सबको पता था, इकोनॉमिस्ट को छोड़िए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पता था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव थे। त्याग का पर्व तो मतदान के पर्व के बाद आएगा, तो त्याग के पर्व के बारे में बीते 48 घंटे में बोला जा रहा है। इसलिए चिंता ये होती है कि ये जो एक कालखंड में अचानक से प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निरंतर भावना रहनी चाहिए। और अपने पार्टी के अपने मंत्रियों से भी आग्रह करें कि जितनी सलाह आपने दी है उसको सिर्फ फोटो के लिए इस्तेमाल ना करें। आज प्रधानमंत्री क्यों कह रहे कि सोना मत खरीदिए, तो बहुत एक डर का माहौल भारत में हो रहा है और लोग पैनिक मोड में है कि क्या हो रहा है। एकदम से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का आप कम उपयोग करिए। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिन सब इलेक्शन का माहौल अनेक राज्यों में चल रहा था। ये ऐसे होगा और ऐसे हो सकता है। 1.5 साल से हम सब इंडिया अलायंस के जो घटक पक्ष है, हम कहते आ रहे हैं कि भैया सोचिए दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रही है, क्या परिस्थिति है। और राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश भैया, सबके अगर आप, स्टैलिन जी, आप उनके सब, और मेरे खुद के अगर आप पार्लियामेंट के सब भाषण 1-1.5 साल के निकले, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम सब कहते आ रहे हैं। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है।
और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। मगर जो दावा विरोधी कर रहे हैं, क्या सच में वैसा ही है, या फिर मोदी के दुश्मन साफ साफ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? चलिए कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। भारत का करंट अकाउंट घाटा यानी सीएडी साल 2012 में यूपीए के वक्त 4.8% तक चला गया था, जब दुनिया भर में आर्थिक तूफान चल रहा था। उसके बाद कई बड़े झटके आए, लेकिन मोदी सरकार के समय औसत सीएडी सिर्फ -1.1% रहा, जबकि यूपीए के समय ये -2.2% का औसत था। यानी मोदी की सरकार में भारत की स्थिति सुधरी है, खराब नहीं हुई है। इसी तरह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स 2014 में 314.9 अरब डॉलर था, आज ये बढ़कर 690.7 अरब डॉलर हो गया है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। 2019 के बाद दुनिया में कई बड़े आर्थिक झटके आए, फिर भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत करता गया, जिसके दम पर अब भारत बाहरी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकता है। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद यानी 28 फरवरी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी ये 2025 के औसत स्तर से ऊपर बने हुए हैं। 27 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.49 अरब डॉलर था, जो 1 मई 2026 को 690.69 अरब डॉलर हो गया। यानी संकट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के औसत से ऊपर ही है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेशी पैसे की स्थिति अभी भी मजबूत है, भले ही दुनिया में अनिश्चितता हो। यानी विपक्ष चाहे कितना भी शोर मचाए, इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 के बाद से लेकर अब तक जब जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं या फिर कोई और क्राइसिस आई है, उसका सबसे कम असर हिंदुस्तान पर पड़ा है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी ने खुद फ्रंट से लीड किया है, देश से कुछ छुपाया नहीं, हर चुनौती को हेड ऑन लिया है। कांग्रेस ने एक बड़ा बवाल बनाया। कांग्रेस को यह पता नहीं है कि समय समय पर लगातार जो इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश में, हमने तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया है, उन्होंने तो कानून बनाया है। जब 62 में नेहरू जी चीन का युद्ध हार गए, क्योंकि मैं लेह में हूं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 63 में गोल्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी सोना की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में बहुत विरोध हुआ और ये कानून वो पास नहीं कर पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1964 में। 65 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके लिए भी ये ले बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैं खड़ा हूं, तो उस वक्त शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम खाइए और जितने लोगों के पास गोल्ड है वो गोल्ड दान करिए, और लोगों ने सहर्ष गोल्ड दान किया है। आज